young builder. That's it. And थोड़ा ज़्यादा बोलना पड़ेगा यार. talk about the other the negative. I mean negativity. परिजा नेहा आप इस फिल्म की 2 for 1 ट्रांसफॉर्मेशन लीडिंग लेडीज है और नेहा आपसे बात करते हैं. नेहा मतलब always attack me first, huh? Why it is? Okay, fine, carry on. नेहा इस फिल्म में हम दोनों का किरदार है, अपना अलग किरदार है. तो परिजा ने इस फिल्म में क्या किरदार निभाया, किस तरह के किरदार निभाया? परिजात एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है. अगर आप देखेंगे फिल्म में कि ये एक बहुत ही यंग एंटरप्रेन्योर बनती है आफ्टर कस्तूरी, क्योंकि इनका कॉलेज टाइम से एक टारगेट रहता है कि मुझे उस जगह पर पहुंचना है और मुझे ये कंपनी टेक ओवर करनी है. एंड काफ़ी कुछ चीज़ें हैं वो कैसे प्लानिंग्स करती है उसमें दिखाया गया है. और एक बोलती ना कि इतना स्वीट फेस के पीछे थोड़ा नेगेटिव वाला जो कैरेक्टर है वो बड़ा प्यार से आएगा. तो आई होप कि आप फिल्म देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा नज़र में आएगा और आपको समझ में आएगा एग्जैक्टली कि पूजा पारिक का कैसा कैरेक्टर है. शी इज समटाइम लाइक पॉजिटिव बट लाइक इट्स अ मिक्स ऑफ वाइट एंड ग्रे शेड. परिजा आपसे पूछते हैं इस फिल्म में नेहा का क्या किरदार है, आपको मौका आप बताएं इसके बारे में. जी थैंक यू सो मच मुझे मौका देने के लिए. और नेहा असल में एक बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही एक अच्छा, जिसको कहते हैं ना अच्छे इंसान का रोल प्ले कर रही है. उसका कैरेक्टर एक एंग्लो गर्ल का है. अच्छा, मैं कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, मैं हूँ नहीं. नहीं, शी इज़ अ वेरी गुड गर्ल. शी इज़ माई वेरी गुड फ्रेंड. इन फैक्ट मुंबई की मेरी बेस्ट फ्रेंड है, सबसे बेस्ट अच्छी फ्रेंड जो, तो दैट्स नेहा कपूर एनी टाइम. एंड नेहा इज़ प्लेइंग द रोल ऑफ ब्रेंडा, जो सीनियर बिल्डर है, उनकी खास दोस्त है, उनकी चाइल्डहुड फ्रेंड है. और वो देख उन दोनों में जो एक बॉन्डिंग है ना, मतलब अगर उसके फ्रेंड, मतलब जो सीनियर बिल्डर, अगर वो कुछ सोच रही है लेकिन कुछ खराब भी हो, जो भी है, हर चीज़ में वो उसको समझा रही है कि तुम ऐसा मत करो. एडवाइस एज जैसे बोले ना कि बेस्ट फ्रेंड उसको कहते हैं, कि सही माने में जो अच्छी दोस्त बनती है ना, तो शी इज़ प्लेइंग दैट रोल. एंड उसके जीवन में भी कैसे उम्फुरमांग होता है, उम्फुरमांग फिल्म पिक्चर में. और शी इज़ अ वेरी डिवोटेड क्रिश्चियन गर्ल and she's extremely hardworking and helping out her friend in her building construction business. So Brenda on the totality is a positive lady and doing great and showing women empowerment also. नेहा शूटिंग के दौरान जो आपको परिजा के साथ काम करते हुए कैसा लगा, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा? अरे एक्सपीरियंस तो मैंने बहुत लिया हम लोगों ने. वी हैड अ ब्लास्ट एक्चुअली ऑन सेट. और एक्चुअली हम दोनों के जो सीन्स थे वो लाइक इट्स नॉट ऑन वन स्क्रीन, तो हम लोगों ने दूर दूर से काफ़ी फन किया. एंड जब भी हमारा मीन वाइल जो टाइम होता था, कभी लंच टाइम होता था, कभी हमारा ब्रेक है, कभी ये शूट चल रहा है, तो हम लोग बहुत गॉसिपिंग करते थे एक्चुअली. और हम लोगों ने बहुत मज़ा किया. और उस टाइम पे जो हमारे डायरेक्टर है डॉक्टर सुदीप रंजन सरकार, उन्होंने काफ़ी हेल्प करी इस कैरेक्टर के अंदर जाने के लिए एंड to get to know कि what is Brenda is all about. So thanks to Dr. Sudeep Ranjan Sarkar ji for that. शूटिंग के दौरान कोई ऐसा किस्सा, कोई ऐसा वाकया जो आप दोनों ने मिलकर कोई जैसे प्रैंक टाइप में किया, शूटिंग कोई फन मस्ती मोमेंट याद है We'll laugh too, but ऐसा कोई हमें मौका नहीं मिला. मौका नहीं मिला एक्चुअली. हमारे यहाँ मतलब मैं आज भी जैसे फोटोशूट जब चल रहा था, तो मैं अभी डिसाइड करती कि हमारे साथ एक्चुअली हम दोनों इतने अच्छे फ्रेंड्स हो गए आफ्टर उम्फुरमांग, बट हम दोनों का कोई साथ में सीन नहीं है और था भी नहीं. तो इनफैक्ट हाँ प्रैंक कर लेते, बट आई थिंक उस टाइम हम लोग इतने व्यस्त थे कि अपने रिस्पेक्टिव सीन्स करने में साथ तो मिलते थे, बात करते थे लंच टाइम में, वी टू डिस्कस सर के साथ भी. तो बट वी डिडंट डू एनी प्रैंक, वी वर एक्चुअली डबल कोट्स वेरी गुड गर्ल्स. क्या आपके साथ कुछ ऐसा हुआ, कोई ट्रांसफॉर्मेशन शूटिंग का मेकिंग के दौरान कुछ ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ आपको? मैं अगर बोलूँ तो हम दोनों शॉर्ट टाइम पढ़े बहुत ज़्यादा एक्चुअली. तो मतलब हर चीज़ में मार दूंगी, उखाड़ के फेंक दूंगी, लाइक दैट. तो काफ़ी चीज़ जैसे सुदीप सर, मैं उनको अपने इटर्नल स्पिरिचुअल गुरु मानती हूँ. तो सर जी बहुत हेल्प किए मुझे भी, नेहा को भी. मतलब एक्चुअली वो तो एक डॉक्टर, इज़ अ क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट एंड एज अ साइकोलॉजिस्ट ऑल्सो वो बहुत काउंसलिंग किए जैसे मुझे भी. और हर चीज़ में जैसे उसको भी गुस्सा आता, छोटा में छोटे बात हो मुझे भी आता था बहुत. अभी हम लोग काम डाउन में कुछ भी होता हो ना, भी हंस के उड़ा देते हैं. तो वी हैव एक्चुअली बिकम बेटर ह्यूमन बींग्स फ्रॉम बोथ आवर रिस्पेक्टिव एस्पेक्ट्स टू व्हाट वी वर बिफोर फ्यू इयर्स डाउन द लाइन.
ओम फॉर्मा has actually changed us, both of us in various ways. Be it अगर आप बोलो प्रोफेशनली, ऑल्सो बोलो ग्राफ भी ईश्वर की कृपा से दोनों का ग्राफ ऊपर की तरफ ही गया, और इंसान के हिसाब से भी वी कैन से एज ह्यूमन बीइंग्स आल्सो वी हैव इम्प्रोवाइज्ड एंड वी हैव लर्न फ्रॉम मोर फ्रॉम लाइफ, एंड आई थिंक हमारी लाइफ में भी ओम फॉर्मा हुआ है. हाँ, एक्चुअली आफ्टर दिस फिल्म मैंने बहुत काम डाउन किया है. वॉज वेरी शॉर्ट टेम्पर, जैसे अपने आपको परिजात ने बताया, और काफ़ी कुछ चीज़ें एज एन मैं शॉर्ट फॉर्म में सिर्फ ये बोलना चाहूँगी, एज ए ह्यूमन मैंने बहुत ग्रो किया है. सो थैंक्स टू ओम फॉर्मा. थैंक यू. थैंक यू सो मच. सुशील, ओम फॉर मन द ट्रांसफॉर्मेशन में आप मन का किरदार निभा रहे हैं, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा? मैं इस फिल्म में मॉन्क, बुद्धिस्ट मॉन्क का रोल प्ले कर रहा हूँ. एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा था. मैं जैसे बेसिक लाइन स्टोरी की बताता हूँ. ये एक बुद्धिस्ट मॉन्क है जो अपने गुरु के साथ मॉनेस्ट्री में रहता है, पर वो सेटिस्फाइड नहीं है कि एक्चुअली वो जानना चाहता है कि ज़िंदगी का ट्रूथ क्या है. तो इसलिए हर वक्त वो अपने गुरु से पूछते रहता है कि मुझे सत्य जानना है. तो एक बार ऐसे आता है कि उसके गुरु उसको बोलते हैं, ठीक, तुम्हें सत्य जानना है तो तुम शहर में एक महानगर चले जाओ. तो वो उसकी खोज में कलकत्ता शहर आता है. वहाँ पे बहुत सारी जगह घूमता है, और वो ट्रैवल करते करते वो रेड लाइट एरिया जहाँ प्रोसिक्यूट होते हैं वहाँ पे आता है. तो वहाँ पे ऐसी कुछ क्या घटनाएं होती है कि जिसकी वजह से उसको सत्य की पहचान होती है. तो फिल्म की बेस स्टोरी लाइन ये है. उसके साथ एक पैरेलल स्टोरी एक बिल्डर की, जो पावरफुल बिल्डर वुमन है, वो भी अपने इनर सत्य को जानना चाहती है कि वो क्या है. तो दोनों पैरेलल स्टोरी एक साथ चलती रहती है, और उससे एंड में पता चलता है कि ज़िंदगी का सत्य क्या है. बेसिकली ये एक फिलॉसफी है. डॉक्टर सुदीप सरकार जी ने इसको फिलॉसफी के हिसाब से, स्पिरिचुअल के हिसाब से, प्लस इसको एक पोएम के हिसाब से उसको एक अच्छी तरीके से क्या कहूँगा मैं, ट्रैवल दिया है उसको. तो एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था. प्लस टाइम मैं फर्स्ट हिंदी फिल्म में काम कर रहा हूँ. मेरा बैकग्राउंड महाराष्ट्रियन है, मैं मराठी फिल्में वगैरह करता हूँ. तो एक अलग अनुभव मुझे मिला इस फिल्म से. हमने कलकत्ता और हिमाचल प्रदेश में शूट किया. वहाँ शूट करते काफ़ी चीज़ें मुझे इससे सीखने के लिए मिली कि किस तरह काम करना चाहिए. और मैं बेसिकली बहुत ही सिलेक्टेड काम करता हूँ, जो करता हूँ सिलेक्टेड काम करता हूँ. तो मेरे लिए काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था कि इस तरह की फिल्म मुझे करने के लिए मिली. और मैं चाहता हूँ कि ये फिल्म अभी जल्दी रिलीज़ हो रही है, तो सब ने थिएटर में जाके देखो और फिल्म को अप्रिशिएट करो, क्योंकि अभी तक इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे काफ़ी अच्छे अवार्ड्स इस फिल्म को मिले हैं. तो आई होप कि ये फिल्म इंडस्ट्री में एक अच्छी या एक अलग मकाम क्रिएट करेगी. हाँ, मैंने तैयारी की थी, क्योंकि एक्चुअली मैं बेसिकली बुद्धिस्ट मॉन्क या उनके बारे में ज़्यादा जानता नहीं था. तो मैंने यूट्यूब पे बहुत सारा उनके बारे में सर्च किया. मैंने सुदीप सर से बात की, उन्होंने मुझे कुछ फिल्में दिखाई कि जो उनके ऊपर बेस है. तो फिल्मों से मैंने वो किस तरह रहते हैं, उनका रहन सहन कैसे होता है, उनका फोकस क्या होता है, क्योंकि जो सन्यासी होता है ना, उसका फोकस बहुत क्लियर होता है, वो मेंटली बहुत स्ट्रांग होते हैं. तो मैंने उसके बारे में पढ़ा, जिसका मुझे कैरेक्टर में काम करते बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस मिला. तो उसके बारे में मैंने स्टडी तो बहुत की है. निजी ज़िंदगी में तो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है. बेसिकली मेन ट्रांसफॉर्मेशन मैं कहूँगा मेरे करियर में हुआ है. मैं पहले से बहुत चूज़ी था, तो अब बहुत ही चूज़ी हो गया. परिवर्तन हम सिर्फ ये नहीं कहेंगे कि परिवर्तन तो परिवर्तन होता है कि अगर कोई आदमी बुरी राह पर चल रहा है तो उसको कुछ चीज़ें ऐसी उसके अंदर मिल जाती है, उसको पता चलता है, इसकी वजह से उसमें ट्रांसफॉर्मेशन होता है. मेरी लाइफ में मैं एक बहुत ही फोकस मेरा क्लियर हो गया, करियर के बारे में हो या लोगों के प्रति कि किस तरह लोगों के साथ रहना चाहिए, बात करना चाहिए. कि देखो कि मेरा पर्सनल मानना है कि ये जो माया जाल है, फेम या बाकी कुछ चीज़ें भी हो, तो वो सिर्फ दिखाव है. आखिर में ये कुछ नहीं है. हम जितने इंसान के साथ रहेंगे, यही सच्चाई है. तो मेरे ख्याल से यही ट्रांसफॉर्मेशन मेरे साथ हो रहा है और मैं उसे फॉलो कर रहा हूँ. यस, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. बॉम्बे में ये फर्स्ट स्क्रीनिंग है. हम लोग ने सोचा कि ये चूँकि मूवी को अभी एक वीक हम पोस्टपोन कर दिए अच्छे काम के लिए, क्योंकि बंगाल में हमको जो इनकम टैक्स एंटरटेनमेंट टैक्स एग्जेम्पशन मिला, तो यहाँ भी इसकी डिमांड आ गई. तो हमने सोचा कि ये मौके का फ़ायदा उठाया जाए. जिनके
फिलॉसफी को लेकर हमने ये मूवी बनाई है, बुद्धिस्ट गौतम बुद्धा की फिलॉसफी को लेकर। तो यहाँ सोचा कि इसका ही एक सेलिब्रेशन करें विद द लोकल बुद्धिस्ट मॉन्क्स एंड कुछ जिसको हम बोलते हैं वर्किंग वुमेन, जो कि मूवी में भी जो गुरु के तरह दिखाए गए हैं प्रोस्टिट्यूट को, उनके साथ ये मूवी करें, एक स्क्रीनिंग करते हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है, मैंने गुड फीलिंग कि एटलीस्ट जिनकी फ़िलॉसफी है वो लोग, कुछ लोग आए हैं, देख रहे हैं, जैसा कि हमने कलकत्ता में भी किया था, तो उनके व्यूज़ लिए थे। फीलिंग गुड। ओह नहीं, मेरे को पक्का उम्मीद है कि ये बॉम्बे में भी होना चाहिए। देखिए, एक तो पहली बात है हिंदी फीचर फिल्म है जो कि बंगाल की मानी नहीं जाती है, हमेशा से बॉलीवुड हमेशा से मतलब बॉम्बे, बट ये जो टैक्स एग्जेम्पशन हमको जो बंगाल में मिला है, दिस इज़ समथिंग वेरी एक्साइटिंग। और मैं इनफैक्ट वहाँ की गवर्नमेंट को बहुत थैंक्स भी देती हूँ कि बहुत इजीली हमको लगा नहीं था कि इतना इजी होगा, बट ये इतने कोऑपरेटिव थे और इतने अच्छे तरीके से इन्होंने इसको लिया और इन्होंने टैक्स एग्जेम्पशन दिया। तो मेरे को फील होता है कि महाराष्ट्र में भी हमको ये टैक्स एग्जेम्पशन ज़रूर मिलेगा, क्योंकि फ़िलॉसफी आज के ज़माने को लेकर जो बनाई है उसके हिसाब से मिलने की उम्मीद पूरी है। ये जब मूवी शूट की थी उस समय भयंकर ठंड थी, जनवरी महीने की, और जनवरी में आपको मालूम है कि कैसे ट्रेन सब लेट हो जाती हैं। तो जब शूटिंग के लिए मैं तो डायरेक्टर साहब के साथ चली गई थी पहले ही अरेंजमेंट करने। हमारी एक बहुत बड़ी टीम आई थी कलकत्ता से, तो ट्रेन लेट हो गई। सुबह जो 10 बजे पहुंचनी थी वो रात के 12 बजे पहुंची, और नेक्स्ट डे हमको उस कड़ाके की ठंड में सुबह 6 बजे पहुंचना था शूटिंग स्पॉट पर। तो हमारी टीम भी बहुत कोऑपरेटिव थी, 12 बजे पहुंचे हैं, खाना वाना खाएं, इतनी लंबी जर्नी थी। जब फिर लौटने लगे तो वो ट्रेन हमारी एक पूरे दिन लेट हो गई। जो रात में ट्रेन चलनी थी नेक्स्ट डे 5 बजे के बाद शुरू हुई वो ट्रेन, और ट्रेन लेट होते ही गई। फिर वही बात हमारे लिए, हम पहुँचे हैं कलकत्ता में और नेक्स्ट डे सुबह 7 बजे से शुरू होना था। ऐसे करते करते कई बार हमारे पास में ऐसी कठिनाइयाँ आई थी। फिर हमारी कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर को लेकर कोई इशू हो गई थी, वो कॉस्ट्यूम्स बनाई नहीं, उसने हमको बोलते रह गई। तो फिर हम ट्रेन से ही ऑर्गेनाइज करते रहे। हम जब कलकत्ता पहुँचे, नेक्स्ट जो शूटिंग की शेड्यूल्स थे, कॉस्ट्यूम नहीं थे, किंतु वो कॉस्ट्यूम हमने रात भर में और ट्रेन की जर्नी के दौरान इसको अरेंज किया था। फिर ऐसे करते हुए कई छोटी मोटी बातें आई थी, किंतु ये पार्ट ऑफ लर्निंग, पार्ट ऑफ प्रोसेस लेके एंजॉय करता हम लोग इसको निकले थे। जी, नहीं, इनफैक्ट बहुत अच्छा और बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। 5 साल हुए हैं मेरे को। जो फिल्म के जो डायरेक्टर हैं, जिनकी कॉन्सेप्ट है डॉक्टर सुदीप रंजन सरकार, जो मेरे स्पिरिचुअल गुरु हैं, इनसे मैं 5 साल पहले ही मिली थी। ये 5 साल के दौरान में जो मेरी लाइफ की जर्नी है, ये इटसेल्फ में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन मेरे लिए है। और उंग फॉर मंग जब फर्स्ट हिंदी फीचर फिल्म बनाए, जब बना रहे थे लेकर अब तक के जो हम बोलेंगे 1.5 साल, पौने 2 साल के बाद में हमको सेंसरशिप मिली, उसके बाद में टोटल टाइम 2.5 साल लगा। शूटिंग, प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, फिर फेस्टिवल सर्किट में काफ़ी गए। तो इसमें जो पहले मैं थी, उसके बाद आई वुड से कि मैं और भी मैच्योर्ड बीइंग हूँ, थॉट वाइज इन एवरी रिस्पेक्ट। हाँ जी, हाँ, काफी सराहा गया है। हाँ जी। अब आपको क्या लग रहा है, क्योंकि अब जैसे बॉम्बे में रिलीज हो रही है, तो आपको क्या लग रहा है, ऑडियंस का रिस्पॉन्स क्या हो सकता है? देखिए, ये एक्चुअली बॉम्बे ही नहीं, कई और जगह में भी रिलीज़ हो रही है और हमको काफ़ी अच्छे फीडबैक आए हैं। रोज़ ही लोग पूछते हैं, हमारे फेसबुक के ज़रिए, फ़ोन के ज़रिए जो पेपर पब्लिसिटी हुई है, तो लोगों का रिस्पॉन्स, पीपल आर वेटिंग फॉर दिस। क्योंकि कई जगह हमने जब इसकी चर्चा की थी, कहीं जब फेस्टिवल सर्किट में भी गए हैं, तो लोग बोल रहे हैं कि एकदम डिफरेंट कॉन्सेप्ट पर मूवी है। इनको ये मूवी की मेकिंग भी बहुत पसंद आई है। तो हम लोग को लग रहा है कि इसके इट विल बी वेरी वेल रिसीव्ड बाय द ऑडियंस ऑल्सो।
बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि हफ्ता भर बाद इसकी ऑल इंडिया रिलीज हो रही है। हमने कलकत्ता में भी इसकी बहुत बड़े पैमाने में स्क्रीनिंग करवाई थी, जहाँ पे बुद्धिस्ट मॉन्क आए थे, उनको बहुत ही खूबसूरत लगा और उन्होंने वहाँ पे अपनी बाइट्स भी दिए और वहाँ के एनजीओ से लेडीज़ भी आए हुए थे। तो ये इस पूरी चीज़ की अपने आप को एक कैटलिस्ट पाते हुए मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है कि मैंने दो दुनिया को एक साथ लाया। हाल में न्यूज़ आया कि टैक्स एग्जेम्पशन मिला है जी। क्या उम्मीद कर रहे हैं कि आप ऑल इंडिया भी इसका एग्जेम्पशन मिलेगा? मुझे ये फील है क्योंकि जब मैंने कलकत्ता में इसकी टैक्स एग्जाम, क्योंकि इसकी मैसेज जो भी देखेंगे अब जो भी यहाँ पे मौजूद है, ये मूवी देखने के बाद ये उनको लगेगा कि ये राइट फिल्म है टैक्स एग्जाम्शन की। क्योंकि हम और रीता जी मिलकर जब टैक्स एग्जाम्शन के लिए फाइल जमा दिया था, 2 दिन के अंदर इसका रिजल्ट आ गया। उन्होंने एक बार में देख के दोबारा कोई सवाल नहीं किया। तो हमें लगता है ऑल इंडिया में भी, क्योंकि ये अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रिंसिपल सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के पास जा चुका है, उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द एक पूरा नेशनली इसको टैक्स एग्जेम्प्टेड कर दिया जाएगा। देखिए, मैं आज दोपहर में कुछ एक लोगों से बात कह रहा था कि आज के माहौल में जहाँ पे धर्म को लेके लोगों के बीच इतनी लड़ाई है, ये कहते हैं ये हमारे मुसलमान का धर्म है, वो कहते हैं वो हिंदू का धर्म, यहाँ पे पूरी दुनिया में ये देखा गया है कि बुद्धिज्म का जो प्रभाव है, इस तरह से लोगों में वो शांति का वो जो माहौल पैदा करता है। और सबसे बड़ी बात है, बुद्धिज्म फॉलो करने वाले एक इंसान बन जाते हैं, शरीर से इंसान नहीं, मन से इंसान बन जाते हैं। और इस वातावरण में जहाँ पे पूरी दुनिया में एक अशांति का माहौल वहाँ पे हुआ है, वहाँ पे बुद्धिज्म का, मैं खुद एक प्रैक्टिसिंग बुद्धिस्ट हूँ, खुद एक हिंदू घर में पैदा हुए हैं, बट अपनी मत धारा को बदल के बुद्धिज्म को फॉलो करने वाले, क्योंकि ये मेरी अंदर से आवाज आया, यहाँ पे कुछ ऊंच नीच नहीं है। और गौतम बुद्धा की जिंदगी आज के दिन में भी इतना रेलेवेंट है कि एक इंसान जो कॉर्पोरेट में हाईएस्ट जॉब करता है, सीईओ चेयरमैन, वो भी बुद्धिज्म का प्रैक्टिस कर सकता है। बहुत आसान है, बहुत सिंप्लीफाइड वे में। तो मुझे लगा ये फिल्म बनाने के टाइम कि ऐसी एक फिल्म बनाए जो फिल्म अति साधारण तरीके से लोगों में वो मैसेज पहुंचाए, गौतम बुद्ध की जो मैसेज है और द बुद्धिस्ट वे ऑफ लिविंग लाइफ, ये इसकी जो मैसेज पहुंचाए, तब ये मेरे अंदर से ये आवाज आए ये फिल्म बनाने की। इसकी जो स्टोरी है, जो इसमें बताया गया है, एक तो लॉ ऑफ कर्मा और कॉन्सिक्वेंसेस, जो हम करते हैं उसका हमको उसका नतीजा मिलता है, अच्छा या बुरा जो भी है। तो ये चीज़ मेरे को बड़ी अपील की, क्योंकि लाइफ में है क्या, लाइफ पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, ये हमको धीरे धीरे समझ में आने लगता है। जब इन्होंने हमको ये कॉन्सेप्ट इन्होंने बताया था, तो हमने सोचा कि ये चीज़ तो बहुत बढ़िया है, इसको बनाया जाए इस कॉन्सेप्ट के ऊपर। यही कॉन्सेप्ट मेरे को बड़ा अट्रैक्ट किया था। मैं हमेशा बोला, मैं मजे की बात आज की एक इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूँ। मैंने ये बिलीव किया, मैं रीता जी को या किसी भी यहाँ पे मौजूद कोई भी, जैसे मेरे एक्टर हैं, उनका नाम है रोहित कोकाटे, मराठी, अधिकतर इस फिल्म में मराठी एक्टर्स काम किए हैं। मैंने बोला अगर तुम अपने आप को सिर्फ सुदीप रंजन सरकार मानना चाहते हो तो जो भी कर रहे हो किए जाओ, लेकिन तुम अगर ये मानते हो कि तुम्हारी कर्म तुम तक पहुंच जाएगी, चाहे इस जन्म में चाहे कहीं आगे चल के, चाहे तुम समुंदर के नीचे हो पहाड़ियों में छिपा हुआ हो, तो तुम मेरे दोस्त रुक जाओ, जैसी जिंदगी जी रहे हो एक बार रुक जाओ। तो मेरा ये फिल्म का ये सक्सेस तभी होगा जब ये हॉल से निकलने के बाद कोई भी इंसान ताली नहीं बजाएंगे, बल्कि वो जाके घर में जाके, ऑफिस में, दफ्तर में जाके एक बार सोचेंगे मैं जो जिंदगी जी रहा हूँ क्या वो सही है। मैं ये आज कलर करेक्शन करने गया था लैब में, यहाँ पे गोरेगांव में, तो वहाँ पे जो टेक्नीशियन थे, बहुत सीनियर टेक्नीशियन थे लैब के, वो
मुझे देख के रोने लगा। उन्होंने बोला, उन्होंने कहा मैं बड़े बड़े फिल्म का कलरिंग करता हूँ, उसका करेक्शन करता हूँ, बड़े बड़े डायरेक्टर से मिलता हूँ, बट ये फिल्म देखने के बाद मेरे हाथ कांपने लगे हैं। मुझे अपनी ज़िंदगी के बारे में अब इनसिक्योरिटी आने, क्या मैं आगे चल के जीऊँगा और मरूंगा तो क्या मेरी हाल होगी, मेरी स्थिति क्या होगी। हमारे चारों तरफ घेरे हुए, मैं अभी जो आप लोग देख रहे हैं, इतने सारे बुद्धिस्ट मॉन्क हैं। मैं ये कपड़े पहना हूँ, बट हार्ट से वो फॉलो करने वाला वो पाथ, द पाथ इज सो सिंप्लीफाइड पाथ दैट आई थिंक एवरीबडी शुड फॉलो दिस। मेरा मैसेज ये रहेगा कि मैं अगर दो इंसान को भी जागृत कर दूं इस फिल्म के जरिए, दैट दे टर्न बैक अपॉन देमसेल्व्स एंड फॉलो द टेनेंट्स ऑफ बुद्धिज्म, माय पर्पस ऑफ दिस फिल्म। जबकि ये फिल्म कोई एनजीओ से सपोर्ट नहीं है, किसी भी संस्था, किसी भी इंसान से सपोर्टेड नहीं है, सिवाय मेरी अंदर की एक आवाज मुझे कहा। क्योंकि जब मैं धर्मशाला में गया था, दलाई लामा के सीनियर मॉन्क से मिला था, उन्होंने खुद अपना समय निकाल के इसमें चैंटी किया। तो मजे की बात है, मैंने कल कोलकाता में भी कहा, इंटरव्यूज में भी कहा, मुझे पूछा गया था क्या बुद्धिस्ट मॉन्क से डील करने के टाइम आपको कोई जरा सा भी तकलीफ है? हमने बोला वो 70 साल के भी होंगे, उनका दिल होगा एक बच्चा जैसा। बहुत इनोसेंट होते हैं इस बात पे फॉलो करने वाले। आज हम देख रहे हैं कि इतने सारे मॉन्क आपके साथ, अब आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं जो मुकाम पे पहुंचना चाह रहा था, मैं पहुंच चुका हूं। देखिए, मैं आपको जैसे शुरू में ही कहा था, ये ना कोई बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से मैंने डोनेशन लेके फिल्म बनाई। ये फिल्म एक इंडिपेंडेंट फिल्म है, बट मैंने जब कोलकाता में ये किया, मैं अभी मेरे पास एक मैसेज आया है दिल्ली से, जो फिल्म दिखा, मैं उनका मैसेज को आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। उन्होंने, एक बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने लिखा, सुदीप, it was great connecting with you on Facebook. To give you a brief background, Wisdom Minds is the monthly magazine that promotes conscious living based on Buddhist philosophy. We have a movie section that focuses on promoting various movies that are inspirational and motivational in its theme. As your movie Informing highlights the journey between nirvana and power, it would be great to cover you for our forthcoming issue. We would like to ask you certain questions. तो ये लोग कहाँ से जुड़ रहे हैं, इंक्लूडिंग मुझे यूरोप से, अमेरिका से बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार जो दलाई लामा के फॉलोअर हैं, जो बुद्धिज्म को एक्सेप्ट किया है, जिन्होंने पावर, रुपया, सक्सेस की ऊंचाई में पहुंच के देखा ये जिंदगी खोखला है, मैं उन लोग मुझे अप्रोच किए हैं। गुरु जी से बात करना चाहते हैं। गुरु जी, आज बुद्धिज्म के प्रिंसिपल्स पे फिल्म बनाई गई है, आज आप उस फिल्म का हिस्सा बन रहे हैं, तो स्क्रीनिंग में है, आपको कैसा लग रहा है? ये तो अच्छा माहौल बना दिया हमें रंजन भाई ने। तो ये हर एक के दिल में पहुंचने की जरूरत है, और जो इंसान है वो इंसान सही इंसान होना जरूरी है। मानव है लेकिन मनुष्य नहीं बने हैं अभी, तो पूरा मनुष्य बनने के लिए सिर्फ एक ही बुद्धिज्म है कि वो पूरा मनुष्य बनने के लिए पूरा रेडी है। तो हमारा तो ये है अंतिम की निर्वाण प्राप्ति। तो निर्वाण प्राप्ति जो है, सुख शांति, ये सिर्फ बुद्धिज्म स्टडी करने से होगा, सिर्फ समझने से नहीं होगा, उसका अनुभूति से होगा। तो अनुभूति ये जो है, ये मुद्दा का जो है अनुभूति लेके दिया हुआ है, ये जो पूरा है। तो अनुभूति कैसे लेने की, तो ये तरीका सीखना पड़ेगा हमको। तो एक ही बात है, एक ही गाता है, उसमें पूरा आया है सार जो है, सब पाप करण कुशल उपसंपदा सचित्त परियोदपनं एतं बुद्धानुशासनं। कोई भी बात शील जो है तो इस पर है डिपेंड। तो शील हमारा अगर मजबूत है तो आगे सब कुछ कर सकते हैं। शील निर्वाण का बेस है, और शील से ही आगे जा सकते हैं। शील से मन को कंट्रोल कर सकते हैं, मन कंट्रोल हो जाएगा तो फिर जो भी अंदर चीजें हैं वो पूरे अपने आप बाहर आती है। तो ये बाहर आने के लिए उसका क्षेत्र है, प्रज्ञा बोलते हैं उसको, विपස්සना। तो विपස්සना करने से ही कोई भी आदमी मुक्त हो सकता है।
मान्यता नहीं हो सकता है। जो वेदना होती है सेंसेशन, तो ये चलते ही रहती है, लेकिन इसका ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि वो अंदर प्रतिक्रिया करने वाला जो अंतर्मन है वो प्रतिक्रिया करता रहता है। सुखद लगती है, प्रिय लगती है तो उसके प्रति लगाव होता है, जो अप्रिय लगती है वो दूर ढकेलता है। इसीलिए ये दोनों ही चलता है। हमारा माइंड किधर जाता है, भूत या भविष्य में, वर्तमान में रहता नहीं है। हमें रहना है वर्तमान में, तो है वर्तमान में। तो वर्तमान में जीने के लिए अपने शरीर का संशोधन करना जरूरी है, अपने मन का संशोधन करना जरूरी है। तो शरीर क्या करता है, ये हमारा सांस जो है, ये सांस को देखने के बाद शरीर जो है इसका पूरा बैकग्राउंड मिल जाता है, और वेदना देखने के बाद वो मन का पूरा बैकग्राउंड देखने में आता है। गुरु जी, मुसलमान इस तरह की फिल्म जो प्रदर्शित करती है, क्या इस तरह की और फिल्में बन सकती है, बनाई जाए? आप हमें मराठी में जवाब दे सकते हैं? हाँ, मुसलमान फिल्म और इस तरह की फिल्में बननी चाहिए जो बुद्धिज्म को या डिसिप्लिन्स के बारे में दर्शाती है। बिलकुल जरुरी आहे। हा, झालीच पाहिजे। आणि जे महाराष्ट्रीयन आहे त्यांच्यापर्यंत तर पोहोचायलाच पाहिजे, कारण इथे मराठी समजणारे आणि मराठी बोलणारे जास्ती आहेत, त्याच्यामुळे प्रत्येक व्यक्तीपर्यंत गेले पाहिजे। आता आपण पाहिलेलं आहे धम्मगिरी जे आहे इगतपुरी, त्या ठिकाणी संपूर्ण जग शोधून सुद्धा ठिकाण जे मिळालं नाही ते या ठिकाणी मिळालेलं आहे, आणि त्या ठिकाणी हे फार महत्वाचं काम चालू आहे की ज्या ठिकाणी माणूस तयार होतो। तर अशा प्रकारे आपल्याला माणूस तयार करायचा आहे। तयार करण्यासाठी प्रत्येकाने इगतपुरीला जाणं आवश्यक आहे, आणि 10 दिवस साधारण जो शिबिर कोर्स आहे तो करायला पाहिजे। त्याशिवाय बुद्ध काय आहे, त्यांचा धम्म काय आहे, तत्व काय आहे आणि आचरण कसं करायचं हे समजणार नाही। तर आचरणात आणल्याशिवाय, कृती केल्याशिवाय त्याचा लाभ मिळणार नाही। तर प्रत्यक्ष कृती महत्वाची आहे, अनुभव महत्वाचा आहे, आणि अनुभूती केल्याशिवाय आपण त्या उच्च ध्येयापर्यंत पोहोचू शकत नाही। तर अनुभूती कोणती, वेदना होतच राहतात डोक्यापासून पायापर्यंत, पायापासून डोक्यापर्यंत, पण याचं ज्ञान आपल्याला नाही आहे, बुद्धी समजू शकत नाही। तर हे समजण्यासाठी बुद्धीला प्रज्ञेमध्ये कन्वर्ट करावं लागेल। ही भिंत जी आहे बुद्धी आणि प्रज्ञाची, ही तोडावं लागेल, आणि बुद्धीचं जे काम आहे ते हे बुद्धीला प्रज्ञाचं जे काय काम आहे हे सगळं ओळखून हे सगळं परिवर्तित करायला पाहिजे। म्हणजे बुद्धी प्रज्ञा बनली पाहिजे, आणि प्रज्ञा जेव्हा जागृत होईल तेव्हा हे सगळं काही काम सुरू होईल, तोपर्यंत नाही होणार। आणि म्हणून प्रज्ञा काय हे समजणं महत्वाचं आहे। प्र म्हणजे प्रत्यक्ष, ज्ञ म्हणजे अनुभव। तर अनुभव घेतलेलं ज्ञान वेगळं आणि बुद्धीनं समजलेलं ज्ञान वेगळं। तर अशा प्रकारे अनुभूती घेऊन सिद्ध करायचं आहे। तर अनुभूती घ्यायची आहे, फक्त या दोनच गाथेमध्ये आलेलं आहे। सब्बा पाप सकरण म्हणजे श्रुतमय जे ऐकावं लागेल सत्याचं ज्ञान, त्याच्यानंतर कुशलसोपसमता चिंतन मनन करावं लागेल। चिंतन मनन केल्यानंतर सत्य आहे की असत्य आहे, खरं आहे की खोटं आहे हे समजण्यासाठी प्रज्ञेच्या क्षेत्रामध्ये उतरावं लागेल, आणि प्रज्ञा मग पुढे त्याचा अनुभव करून द्यायला तयार आहे। तर अशा प्रकारे प्रज्ञा सुस्त अवस्थेमध्ये आहे, तिला जागृत करण्याची गरज आहे। तर जागृत केव्हा होते, जेव्हा आपण आनापान करू तेव्हा तिची सुरुवात होते, त्याच्यानंतर मग समाधी परिपूर्ण झाली, सम्यक समाधी, तर मग प्रज्ञाचं क्षेत्र सुरू होते। म्हणजे जे काय घडते आतमध्ये ते बुद्धीला कळते, आणि हे सगळं अनित्य आहे, जे अनित्य आहे ते दुःख आहे, जे दुःख आहे ते आत्मा आहे। तर अशा प्रकारे तिन्हीचा जर बोध झाला, अनित्य दुःखानात्म, त्याच्यानंतर निर्वाण आहे। आणि आपला सर्व मनुष्याचा उद्देश असा आहे जन्म घेण्याचा, सब्ब दुःख निसरण निपान सचीकरणताय, सर्व दुःखापासून निवारण आणि परमसुख निर्वाणाची प्राप्ती, हा आपला उद्देश आहे मनुष्य जन्माचा। हा परिपूर्ण केलाच पाहिजे तरच जीवनाला अर्थ आहे, नाहीतर जीवनाला अर्थ नाही। आणि हे सगळे बुद्ध शिकवतात, बाकी कोणी शिकवणारा नाही आहे। तर अशा प्रकारे बुद्धातून आपल्याला समजून घ्यायचं आहे। बुद्ध तर आता नाही, परंतु आता सध्या भिक्षू संघ प्रमुख आहे। तर अशा प्रकारे भिक्षू संघाकडून ही सगळी माहिती घेऊन परिपूर्ण व्हायचं आहे आणि प्रत्येकापर्यंत हे पाठवायचं आहे मेसेज। सर, अपनी टीम के बारे में कुछ बाजू में रखो, लेकिन जो बुद्ध की स्टडी है, बुद्ध का तत्व है, वो पहले समझने की कोशिश करो। तो तत्व तो ये है
कि हम जो जन्म लिए हैं तो दुख से मुक्ति पाने के लिए लिए है। हर कोई दुखी है, तो ये दुख क्यों आता है, उसका कारण क्या है? कारण को खत्म करो, परिणाम आएगा नहीं। मतलब है कारण तक पहुंच जाओ, कारण तक पहुंचना पड़ेगा और कारण को खत्म करना पड़ेगा, फिर बाद में उसका परिणाम आएगा नहीं। तो इसलिए परिणाम तभी आएगा जब हम खुद करेंगे तो ही आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। तो इसीलिए और ये कर्म के ऊपर डिपेंड है। तो गाता है, भगवान की वाणी है, कम्म स कोमी कम्म यादो कम्म योनि कम्म बंधु कम्म परिसरनो यंग कम्मं करिसामी पाप कंगवा कल्याणंगवा तसद आयादो भविष्यमिति। हम अपने कर्म से बने हैं और कर्म ही सर्वस्व जवाबदार है। कर्म ही हमारी माता है, कर्म ही हमारा पिता है, कर्म ही हमारी गति है, कर्म ही हमारी योनि है। तो इसलिए हम जो भी कर्म करते हैं उसका परिणाम वैसे ही आता है। जो बीज डाले हैं तो वैसे ही फल आएगा। अच्छा बीज डालेंगे तो अच्छा फल आएगा, बुरा बीज डालेंगे बुरा फल आएगा। तो मतलब क्या है कि जो हम सोचते हैं वो सोच कैसी है उसके ऊपर अवलंबन है। तो वो कुशल अगर विचार है तो हम कुशल अच्छे आदमी बनेंगे, अगर अकुशल विचार है तो अकुशल बनेंगे यानी बुरे बनेंगे। तो इसलिए हमको कुशल बनना, अकुशल नहीं। तो जो विचार है कर्म से जो है तो कर्म ही बांधता है हमको, जो कर्म ही जवाबदार है। तो हम जो भी करते हैं वो कर्म ही करते हैं। शरीर से कर्म होता है, वाणी से। सुदीप जी, हाँ सुदीप जी ने जो किया है तो वही काम किया है। जो कर्म से बंधे हैं तो कर्म को सुधारना है हमको बस, और हम ही सुधार सकते हैं, बाकी कोई नहीं। अपना कर्म अपना सुधारो, दूसरा कोई कर्म आपके अधिकतर जितने भी आर्टिस्ट हैं वो महाराष्ट्र और आप तो बंगाल से, तो ये तालमेल आपने किस तरह से बनाया? मैं और भी आपको कुछ मजेदार बात कहता हूँ। मेरे लीड एक्टर मराठी हैं सुशील भोसले पुणे के, मेरे दूसरे एक्टर रोहित कोकाटे हैं उस्मानाबाद के, मेरे एक एक्टर हैं डोंबिवली के अतुल महाजन, मेरे एक्ट्रेस एक हैं नेहा कपूर जो खुद इंदौर के हैं, मेरी एक एक्ट्रेस आपका पारिजा चक्रवर्ती जो कोलकाता की टॉप एक्ट्रेस में है, मेरी प्रोड्यूसर है मारवाड़ी, मेरे कॉस्ट्यूम डिजाइनर है आपके मारवाड़ी, मेरे आर्ट डायरेक्टर हैं बंगाली। तो मेरे शायद मैं इस मूवी के जरिए पूरा हिंदुस्तान को भी एक तरह से दिखा दिया। शुक्रिया सर, उम्मीद करते हैं कि ऊंचाइयों तक जाए सर। थैंक यू, नमस्कार। पीआर है तमिल। जी, अमफम द ट्रांसफॉर्मेशन में मैं एक कॉर्पोरेट लॉयर का किरदार निभा रहा हूँ, जिसमें वो एक बहुत एम्बिशियस, बहुत ही सिटी का जाना माना कॉर्पोरेट लॉयर है और उसकी एक बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन फर्म भी है। बेसिकली जो फिल्म की लीड एक्ट्रेस है कस्तूरी नाम का किरदार है जिसने अक्षय ने प्ले किया है। तो बाद में सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाती है कि वो कस्तूरी का बिजनेस राइवल हो जाता है। और बेसिकली मतलब फिल्म में दो ट्रैक है, एक मॉन्ग का है और एक सिटी में जो बिजनेसमैन बिजनेस वुमन जो मतलब एक बहुत ही सीधा साधा मतलब एक मॉन्ग है जो सत्य की खोज में निकल चुका है, और सिटी में बिल्कुल उल्टा है कि मतलब आज की दुनिया में हम इंसान लोग अपने स्वार्थ के लिए, अपने फायदे के लिए किस तरह से अपना फ़ायदा देखते हैं, किस तरह से जीते हैं, उसमें आदमी किस हद तक जा सकता है, ये सब दिखाया गया है। तो बाकी के बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, उसके लिए आपको फिल्म देखनी होगी, आपको बाद में मालूम होगा। हाँ,
बेसिकली हुआ था कि बहुत ही मतलब इत्तेफाक की बात है ये। मैंने एक अलग फिल्म के लिए ऑडिशन दिया था और सुदीप सर का कोई फ्रेंड है अभिषेक नाम का, तो उसने मेरा ऑडिशन देखा था वो फिल्म के लिए, लेकिन वो अम्फामंग नहीं थी, वो दूसरी फिल्म थी। तो जब अम्फामंग के लिए कास्टिंग हो रही थी तो उन्होंने मेरा नाम सजेस्ट किया था, तो मेरे कुछ वर्क लिंक्स उन्होंने मंगाया। फिर वो सब चेक करने के बाद, प्रोफाइल चेक करने के बाद उन्होंने मेरे एडवोकेट रोहन मेहरा के किरदार के लिए मुझे डन किया। जी बहुत अच्छा लगा। ये बेसिकली मेरी पहली फिल्म थी, मतलब मैं इसके पहले मराठी में काम करता था, मेरी हिंदी पहली फिल्म थी। और मैं गया सुदीप सर के जब मेरा कास्टिंग हुआ था तो मैं कोलकाता गया था उनसे मिलने के लिए। तो फिर उन्होंने स्क्रिप्ट भेजी, मैंने सब पढ़ा था, फिर कलकत्ता गया। कोलकाता जाने के बाद हमारा पूरा डिस्कशन हुआ, उन्होंने एकदम डिटेल्स मुझे बता दी कि किस टाइप का कैरेक्टर्स है। मतलब बहुत ही बारीकी से, मतलब वो जो कैरेक्टर की छोटी छोटी चीज़ें होती है, मतलब वो उसका लाइफस्टाइल कैसा होगा, वो बात किस तरह से करेगा। बेसिकली मैं हूँ महाराष्ट्रियन और वो कैरेक्टर है रोहन मेहरा, वो है पंजाबी लेकिन वो रहता है कोलकाता में, मतलब बंगाल में। तो बहुत ही ऐसे मतलब बहुत ही शेड्स उसमें थे और ऊपर से ग्रे कैरेक्टर है। तो बहुत बार कैसे उन्होंने मुझे बताया, बहुत हेल्प की मुझे किरदार समझने के लिए। और रियल कुछ मुझे रेफरेंसेस दिखाया उन्होंने, तो उसका मतलब मुझे बहुत आसानी हुई वो कैरेक्टर को स्टडी करने में। मुझे उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल।